हेलो, आपका स्वागत है फिर से रीड एंड रिवाइज में। और सॉरी, मैं अभी रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो चलिए आज हम फिर से पॉलिटी का एक यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आज गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्ड चैप्टर होगा आपका पॉलिटी का, क्लास 6। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है ना, व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट जो होती है ना, ये जो है जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन करती है। लाइक आप यहाँ पे देखोगे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स उन्हें बोलते हैं जो कि ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, प्लस वहाँ पे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है और छोटी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे, ठीक है। और जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखोगे कि ये जैसे जो छोटे काम से, छोटे काम यानी बोला जाए जिसमें कम पैसे मिलते हैं, जैसे कि आपके ये हो गए ना, रिक्शा ड्राइवर हो गए, या फिर कॉबलर्स हो गए, या फिर छोटी एक बिस्किट की फैक्ट्री है जहाँ बिस्किट्स बनते हैं, लोकल फैक्ट्री, ब्रेड फैक्ट्री, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोलते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए, जो फ्लड हमारा होता है उसमें लोगों को मदद पहुंचाने के लिए काम करती है। ये हमारे जो मार्केट में कमोडिटीज बिकते हैं, और जो वेजिटेबल्स है, कमोडिटीज मीन्स कि जो सामान मार्केट में बिकते हैं, उन सबको, उन सब का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। मार्केट में आपको क्या क्या मिल जाता है? वेजिटेबल्स, फूड, मतलब फूड आइटम्स के सारी चीज़ें, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा क्लोथ्स हो गया, फिर आपके चप्पल हो गए, जूते हो गए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन पे रेगुलेशन लगाती है प्राइस को लेके, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट जो है ये आपका ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, वो सारी चीज़ें फिक्स करने में, या फिर उन पे कि कोई भी चीज़ उनमें रिफॉर्म्स लाने हैं, बदलाव लाने हैं, तो उन सब की चीज़ों में बताने के लिए गवर्नमेंट आपका हेल्प करती है। मेनली गवर्नमेंट जो है ना वो आपके लिए और जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके लिए काम करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके, है ना। तो वो होता है गवर्नमेंट का काम। ठीक। फिर इसमें क्या है कि जितनी भी कंट्रीज होंगी ना, आप उसमें देखोगे कि हाँ वहाँ पे गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर वाले गवर्नमेंट हो। आप जैसे आप देखोगे यूएसए वजैसे शहर में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट मिलेंगे, ठीक है। और आप देखोगे इंडिया में, तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जो है हर जगह है, बस उनका थोड़ा सा चेंजेस है उनमें, है ना। फिर क्या है, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन, ठीक है। डिसीजंस बनाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। और दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, रोड कहाँ बनना है, स्कूल कहाँ बनना है, और प्राइसेस जो हैं अनियंस के, जो अनियंस होते हैं उनके प्राइसेस रिड्यूस करने हैं या ज़्यादा करना है। फिर जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट फिक्स करती है, जो भी हमारे सोशल इश्यूज होते हैं ना, वो सारी चीज़ें। फिर है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का एक और काम होता है, वो मेंटेन करना पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल है, जैसे हमारे अदर कंट्रीज है ना, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे नेपाल है, इधर भूटान है, इधर की तरफ पाकिस्तान है ये एरिया में, ठीक है, इधर चाइना है। देन ये इंडिया का मैप है, फिर इधर तरफ में बांग्लादेश है। तो ये सारी चीज जो कंट्रीज हैं, या फिर बाहर भी आपकी जितनी कंट्रीज है ना, उन सब में गवर्नमेंट क्या होती है, वो पीसफुल रिलेशन बनाती है। फिर इसमें बात क्या है,
ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके पास इनफ फूड होना चाहिए ताकि वो खा सके और उनका जो हेल्थ है वो सही से रह सके। यानी गुड हेल्थ फैसिलिटीज देने का काम और फूड सप्लाई करने का काम ये भी गवर्नमेंट का होता है। और नेचुरल डिजास्टर्स जो आ गया जैसे सुनामी आ गया या फिर अर्थक्वेक भूकंप आ गया, तो इन सब से भी जो लोग अफेक्ट हो जाते हैं उन लोगों का प्रोटेक्शन और उन लोगों को असिस्टेंस करना, मीन्स कि उन लोगों की देखभाल करना, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। इसमें और क्या दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को ये सारे काम, क्योंकि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम हो गए हैं ना, तो उन सब कामों को करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनको ना इंस्टीट्यूशंस चाहिए होता है और ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होता है जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर सके। और इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है उन सारे लेवल्स को अपना अपना काम देने के लिए, और उन सारे लेवल्स पे जो लोग होते हैं वो सारा काम करते हैं। ठीक, फिर क्या है, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, उसमें है एक लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट और नेशनल लेवल। जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है मेनली, आपका यहाँ दिया हुआ है। एक है लोकल, दूसरा है आपका स्टेट लेवल और तीसरा है नेशनल लेवल। तो 3 लेवल पे काम करती है। लोकल लेवल में आप देखोगे कि विलेजेस हो गए, टाउन हो गया, लोकेलिटी हो गया। स्टेट लेवल पे आप देखोगे कि जो एंटायर स्टेट है, ठीक है, जैसे कि आपका बिहार हो गया पूरा एंटायर स्टेट है ना, और आसाम हो गया, ये जैसे ये एक पूरा एंटायर स्टेट होगा, ये बिहार हो गया, यहाँ झारखंड ये एक बिहार हो गया। तो यहाँ पे एक अलग लेवल की गवर्नमेंट होगी, और ये जो पूरा इंडिया पे काम करेगा वो है आपका सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट। ठीक, फिर इसमें क्या है, इसमें हम दिया हुआ है कि आगे हम पढ़ेंगे कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है और गवर्नमेंट का स्टेट और सेंटर में क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये है हमारा इंडिया का मैप जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स देख रहे हैं। ये 2011 से बना हुआ है। तो आप एक काम करोगे, आप मुझे ना इससे लिख के दे दोगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है एरिया वाइज, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, और ये भी आप करके दोगे कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ की है और सबसे कम कहाँ की है। ठीक है, ये सारा चीज़ करके देना है। फिर हम करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉज एंड गवर्नमेंट, जो भी नियम कानून बनाए हुए हैं वो और गवर्नमेंट का काम। द जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लॉज बनाती है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए जो इस कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसी लॉज के तरीके से ना गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। Just like the government has power to make decisions, similarly it has power to enforce its decisions. Means कि जो गवर्नमेंट है वो उनको लॉज बनाने का और डिसीजन बनाने का जैसे पावर है, वो उसी पावर के तरीके से ना उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। मीन्स कि वो लॉज और जो डिसीजन है वो लोगों पे लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सारे जो ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स हैं वहाँ पे जितने भी पर्सन हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो या तो वो जेल जाएगा या तो फाइन भरेगा। इसमें और जैसे दिया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर कोई कंपनी उसको हायर नहीं करती है, मीन्स ये जॉब नहीं देती है कि उसका कास्ट और रिलीजन क्या है, तो वो सीधे कोर्ट में जा सकता है उसके लिए कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हम सब के लिए इक्वल लॉज बनाए हैं। तो चलिए फिर क्या है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स क्या है इसमें
हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन और इन्फोर्स लॉ। गवर्नमेंट को ये किसने दिया है हक कि वो डिसीजन बना सके और उसको इन्फोर्स कर सके। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ना दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। पहला तो होता है डेमोक्रेसी और दूसरा होता है हमारा मोनार्की। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है जो पीपल जो होते हैं वो वोट दे के अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं। और मोनार्की में क्या होता है कि किंग होता है और उसको गवर्नमेंट रन करना होता है। तो मोनार्क जो होता है उसमें उसमें जो मोनार्की होती है उसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डिस्कस करते हैं मैटर को और फिर फाइनल डिसीजन लाते हैं। ठीक है। और और मोनार्की में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती है अपने एक्शंस को और डिफेंड करती है डिसीजन ऑफ पीपल को। जो जो पीपल होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और उसको वो गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है और डिफेंड करती है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, तो डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी ना उसको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है, लोगों को जो वोट उनको दे रहे हैं उनको। बट जो मोनार्की में क्या है कि उन लोगों को कोई डिसीजन एक्सप्लेन नहीं करना होता है। वो मोनार्की मीन्स कि किंग का राज, किंग वही करेगा जो उसका मन करेगा, है ना। ये है। तो ये था हमारा अभी तक का डेमोक्रेटिक, ये था हमारा अभी तक का चैप्टर। अब हम मतलब तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मल लोग तो कर ही लेंगे। लाइक इसमें दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट है पीपल का इन्वॉल्व होना डिसीजन में जो कि उन्हें अफेक्ट करता है। तो इसमें दो रीजंस बताने हैं। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड बी प्रेफर टू हैव प्लेस यू लाइव इन, फिर वाई, फिर इसमें पूछा क्या क्यों, अगर आप कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा बताना है। मोनार्क में सिटीजन्स अलाउ होता है इलेक्ट टू whomever दे वांट, तो ये गलत है, ये डेमोक्रेसी में होते हैं। ठीक है। फिर इन डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट, तो ये भी गलत है, ये डेमोक्रेसी में नहीं मोनार्क में होता है। इन मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन और अम, तो डिसीजंस क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन मोनार्क, तो ये भी गलत है कि नई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें चूज दोज स्टेटमेंट जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये तो खैर मैंने बता दिया ताकि अगर कोई बच्चे देख रहे हो तो उन्हें समझ में आए। तो फिर हम देखते हैं आगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया में जो है वो डेमोक्रेसी है। यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि पीपल जो होते हैं ना उन्होंने बहुत पीपल जो है वो अपना इलेक्ट करते हैं लीडर। ठीक है। पीपल जो है इलेक्ट करते हैं लीडर और वही जो लीडर होता है वो हमारा पीएम बनता है और वो जितने सारे डिसीजन है वो लेता है। इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे पीपल्स के द्वारा लिए जाते हैं और उन्हीं सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट और उस पे ही लॉज बनाती है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि पीपल रूल themselves बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। पीपल खुद रूल करते हैं, खुद रूल करते हैं बाय पार्टिसिपेट, भाग लेके उसमें जहाँ पे हम रूल्स बना रहे होते हैं। तो मेनली तुम्हारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, उनका कुछ कुछ डिमांड्स होता है। लाइक किसी को वाटर चाहिए, किसी को सैनिटेशन चाहिए, किसी को हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है। तो वो अपने में से ही एक एक को अपना लीडर बना देता है और फिर वो काम करता है इन सब चीज़ों पे। ठीक। तो यही होता है डेमोक्रेटिक में। तो इनडायरेक्टली क्या है कि लोगों का ही जो है डिसीजन
वही डिसीजंस उन पे लागू हो रहा है, बट उसको लागू करने के लिए एक लीडर उन लोगों ने चुन लिया है। फिर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी बोलते हैं, ठीक है, रिफर्ड करते हैं। Representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative। जैसे मैंने बताया ना कि वो अपने लीडर को चूज करते हैं, खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन में, बट वो लीडर्स को चूज करते हैं। फिर क्या दिया है, these representatives meet and make decision for entire population। जो भी लोग हैं उन पूरे पॉपुलेशन पे ये लोग डिसीजन बनाते हैं। इसमें क्या है, ये आपका जो दिया हुआ है, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड ऑफ गवर्नमेंट विलिंगली। अब आगे क्या है कि इसमें दिया हुआ है, ये हम एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, नो वेयर इन द वर्ल्ड have government willingly shared power all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government, ठीक है। Women struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called Women Suffrage Movement। ये एक पॉइंट आप याद रखोगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या था। तो इसमें आप बताओगे कि वुमेन्स ने स्ट्रगल किया था वोट के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको ही हम वुमेन सफरेज मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें उनका मेन डिमांड क्या था, राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर many men were all away fighting, and because of this women are called upon to do work that was earlier considered men work. Many women began organizing and managing different kind of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about the women, what they were capable of doing. So women began to seen as being equally capable of making decision। जब वर्ल्ड वार के टाइम में जब लोग चले गए थे, मेन चले गए थे फाइट करने के लिए, तो वहाँ का जो सारा काम करती थी ना वो वुमेन करती थी। तो लोगों को ये लगा कि हम ऐसा स्टेरियोटाइप, ऐसा बिहेवियर क्यों रखते हैं वुमेन के प्रति, और जबकि ये लोग इक्वली कैपेबल हैं हमारा डिसीजन बनाने में। द सफरगेट डिमांडेड दैट द राइट टू vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to railing in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike. They had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while women in UK got the vote on the same term as men in ईयर 1928। 1928 में यूके की वुमेन्स को मिल गया राइट टू वोट, और 1920 में हमारा अमेरिकन वुमेन्स को। तो ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। देन हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें क्या है, दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन दैट ऑल adults in the country are allowed to वोट। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कभी भी अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती जब तक वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ना हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जितने भी अडल्ट हैं उनको वोट करने के लिए अलाउ करा जाए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जैसे यूएस में भी या फिर यूके में भी वुमेन्स को अलाउ नहीं था, तो वही चीज़ है कि पहले जो हम लोग का था कि वहाँ पे वुमेन और पुअर जो है उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता इलेक्शन में। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी वेर एडुकेटेड वर एडुकेटेड टू वोट। मतलब कि जिनके पास प्रॉपर्टी है और एडुकेटेड है उनको वोट देना था, वही वोट दे सकते थे। दिस मीन दैट द वुमेन एंड द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द
अनएडुकेटेड वेयर नॉट अलाउड टू वोट, जिसके पास कम प्रॉपर्टी है और पढ़े लिखे नहीं है उनको वोट नहीं देना था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज few men made. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of these practices, demanded that all the adults have the right to वोट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें क्या था, गांधी जी भी शौक थे इस चीज़ के लिए और उनने भी बोला कि उनने भी डिमांड किया कि सारे एडल्ट्स को ये राइट टू वोट मिलना चाहिए और इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। राइटिंग द जर्नल यंग इंडिया, यंग इंडिया किसने लिखा था, गांधी जी ने 1931 में। आई उन्होंने यहाँ पे लिखा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट द मैन हु has got wealth should have the vote, but that a man who had got the character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who work honestly by the sweat of his bro's day of his bro day in and day out should not have the vote for the crime being a poor man। इसमें इन लोगों ने लिखा था कि मैं ये आइडिया मैं बेयर ही नहीं कर सकता, मतलब कि मैं मान ही नहीं सकता कि जो जिनके पास वेल्थ है उनको वोट करना है, जिनके पास नहीं है उनको वोट नहीं करना है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके उनको वोट नहीं करना, जो अनपढ़ है उनको वोट नहीं करना है, क्योंकि वोट नहीं करना है। और फिर क्या है कि कुछ लोग ऑनेस्ट है और पूरा दिन काम कर रहे हैं, वो वोट नहीं कर सकते। ये तो एक मतलब ऐसा ये समझ में आ रहा है कि ये क्राइम हो गया है इस देश में पुअर होना। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 3 और इसमें यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें नेबर ऑफ इंडिया देख रहे हैं। इंडिया का जो मैप है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखोगे आप, नेपाल है, भूटान है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। फिर चाइना है बड़ा सा, यहाँ पे अफगानिस्तान आपको छोटा सा दिखेगा। देन आपको क्या दिखेगा, पाकिस्तान। तो ये हमारे, ये आप लोकेट करोगे। फिर है नेम ऑफ योर स्टेट और यूटीज एंड इट्स नेबर्स, ये जहाँ आप रहते हो। डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स और रूट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कैपिटल। तो ये आप भी चाहे तो मैप में कर सकते हो, इससे मैप स्ट्रांग होगा। और अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, तो ये आप अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो की एलिमेंट है वो क्या क्या है। तो इसमें क्या है, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे सेवरल रेसेस के लोग रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका, वाइट हु केम फ्रॉम सेट who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. Maya Naido, an 11-year-old South African girl living in town of Johannesburg, was helping her mother and clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by a police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that the South Africans were earlier governed by the ap- apartheid laws. Apartheid laws means separation of basis of races. South African peoples were divided into white, black, Indian, and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other or
to live near each other or even use common facility. Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about the life under the apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separate, so were ambulances. An ambulance meant for white people would always be well equipped, while on meant for black people was not. There were separate trains and buses, even the bus stops were different for black and white. Non whites were not allowed to vote. The best land in the country was the reserve for the white people, and the non white whites had to live in the worst available land. Thus, the black and the colored people were not considered to be equal. इसमें यही है माया और उसकी मम्मा का कि पहले के टाइम में कैसे जो रेशियल फीचर्स होते थे ना उस पे जो गवर्नमेंट है उस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट करती थी। जैसे कि यहाँ पे एम्बुलेंस का दिया हुआ है कि वाइट पीपल के लिए वेल इक्विप्ड और एम्बुलेंस थे, बट जो नॉन वाइट थे और ब्लैक और ब्राउन पीपल थे उनके लिए नहीं थे। प्लस जो फैसिलिटीज़ थी और जो बस स्टॉप्स थे वो भी अलग अलग थे। उन लोगों को एक दूसरे में मिलना जुलना ये अलाउ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पहले हमारे यहाँ पे नहीं, मतलब कहेंगे कि पहले की जो गवर्नमेंट थी ना वो ये सारी चीज़ें करती थी। One black township was southwestern township, Soweto. Hector Peterson lived here, and he and his classmate joined the protest against the learning of Afrikaans language in the school. This was the language that the white spoke. जो उसके फ्रेंड थे पीटरसन के, और उसने प्रोटेस्ट करा था और तभी उसे ना गोली लग गई थी। ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो कि मेनली आपके वाइट स्पोकन थे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो बताती हैं कि हमारे यहाँ पे या फिर वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा रेशिज्म थी, और उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को वोट करने का जो राइट था वो मिलता था। फिर यहाँ पे देखेंगे ये वही कहानी है। Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African, इसमें जो था हेक्टर और उसके स्कूल के स्टूडेंट थे वो लोग क्या जुलू पढ़ना चाहते थे, बट वो फोर्स किए जाते थे अफ्रीकन लैंग्वेज बोलने के लिए, जो कि अफ्रीकन लैंग्वेज कौन थे? वाइट वाइट स्पोक्स करते वाइट लोग थे, वो लोग बोलते थे। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, और हेक्टर को उनके बुलेट से मार दिया जाता है। ठीक है। फिर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर द सेवरल ईयर। नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम जो था इनका उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है। फिर हम देखते हैं पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? You have already read in the previous chapter that the people make the decision in democracy through voting in election. People elect leaders, मतलब ये हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्शन होता है और जो हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो एक अपना लीडर चूज करते हैं और उसके बाद डिसीजन वो उनके बिहाफ में लेता है। इसमें क्या है कि ऑल गवर्नमेंट आर फिक्स्ड एज फिक्स्ड पीरियड। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर। जितने भी गवर्नमेंट होते हैं वो एक फिक्स पीरियड के लिए ही आपके इलेक्ट होते हैं, और इंडिया में ये टाइम क्या है? 5 ईयर्स में। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। मतलब बस जो भी गवर्नमेंट आ रहा है वो बस 5 साल के लिए ही आएगा। इफ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी द पावर दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय पीपल। अगर उनको फिर से कंटिन्यू करना है तो उनको री इलेक्ट होना पड़ेगा। दिस इज द मोमेंट व्हेन द पीपल कैन सी सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। इससे इससे क्या होता है कि जो पावर है गवर्नमेंट का ना
वो लिमिट हो जाता है बाय रेगुलर इलेक्शन से। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और अलग तरीका क्या है पार्टिसिपेशन का इलेक्शन में? इलेक्शन है यूज पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में और कौन सा वे है? तो इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड इन वंस इन 5 ईयर, 5 साल में एक बार होता है। बिसाइड द वोटिंग देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। पीपल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्क गवर्नमेंट के काम करने पे और उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। इन अगस्त 2005 व्हेन द पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज the money people had to pay for the electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies, also organized a signature campaign. तो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि 2005 में जब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा बढ़ा दिया था तो लोगों ने इसका डिसअप्रूवल किया और वो रैलीज निकाले और कैंपेन किया इसके लिए। तो हम दूसरे वे से कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, कि अगर हम गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज कर रहे हैं तो हम उसके लिए रैलीज निकाल रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people opinion and withdraw the increase. गवर्नमेंट ने डिफेंड करना चाहा, बट फाइनली वो जो वहाँ के लोग हैं उनका ही डिसीजन उनको मानना पड़ा और गवर्नमेंट ने वो विड्रॉ कर लिया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज द रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल के लिए, इसीलिए उन लोगों ने चेंज कर लिया। फिर क्या है, देयर आर मैनी वे इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, बहुत सारे तरीके हैं व्यूज करने के लिए, एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्शन दे शुड टेक, और इससे गवर्नमेंट कौन सा एक्शन ले सकती है ये बताने के लिए। इंक्लूड द धरनाज, इसमें क्या है इंक्लूड करता है धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के द्वारा हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारा व्यू क्या है उनके डिसीजन पे। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब कि जो अनफेयर और अनजस्ट होता है वो भी सामने लाया जाता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, इसमें भी हम क्या होता है डिस्कशन जो होते हैं वो छपे होते हैं, गवर्नमेंट में इश्यूज क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी छपे होते हैं, ताकि लोगों के पास ये पहुंच सके और गवर्नमेंट को समझ आ सके कि एक्चुअली क्या चाहिए लोगों को। While it is the true that the democracy allow people to participate, it also true that not all section of people are actually able to do so. Another way for the people participate is by organizing themselves into the social movement that seek the challenges and government and functioning member of the minority community, Dalit, Adivasis, women and other are often able to participate in this manner. इसमें क्या है कि हम by organizing themselves in social movement में, ऐसे हम ऐसे ही क्या होता है हम पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, बाय ऑर्गेनाइजिंग themselves into social movement, ठीक है। और इसमें क्या है, जो माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासीज हैं वो भी ऐसे अपने मूवमेंट्स निकालते हैं ताकि वो भी इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government that country will be stronger. अगर लोग अलर्ट रहें और समझें कि कंट्री कैसे चलना है डेमोक्रेसी में, तो वैसे क्या होगा, हमारा गवर्नमेंट स्ट्रांग बनेगा और हमारा कंट्री स्ट्रांग बनेगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली winding winding through the street of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about। मतलब कि अगर अगली बार से हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या है रैली, किस बारे में है और कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, माई स्टोरी यू रीड,
about the conflict can often lead to the violence and death because of the group decision that it is all right to use the forces of prevent the other group from protesting। इसमें क्या होता है, हमने जैसे माया वाला में पढ़ा, उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो रोकने की कोशिश कर रही थी ये सारे जो उनके खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको। Conflicts occur when the people of the different culture, religion, reason और economic background do not get along with each other। conflict तभी होता है जब हमारे में differences होता है religion का, reason का और economic background का। when some among of them feel they are being discriminated, जिसमें से बहुत लोगों को feel होता है कि वो discriminate हो रहे हैं, और people में use violent means to settle their differences। people जो होते हैं वो violent mean निकालते हैं अपने differences को settle करने के लिए। they lead to fear and tensions among the other living in the area। the government is responsible for helping the resolving conflicts। तो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन सबको रिजॉल्व कर ले। फिर आगे क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lay down the basic rule of laws that have been followed by everyone। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रूल्स और लॉज बनाए हैं जो कि हर एक इंडियन को फॉलो करने हैं। दीज लॉज आर बोथ फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव बीन रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉज। तो ये लॉज पीपल को भी यूज़ करना है और गवर्नमेंट को भी यूज़ करना है ताकि जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट हैं उसको हम रिजॉल्व कर सके इन्हीं लॉज के अंदर में। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू द कन्फ्लिक्ट। रिलीजियस का जो प्रोसेशन और सेलिब्रेशन है वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में कर देता है। जैसे आप देखोगे ना अभी आई लव मोहम्मद वाला जो इनका चला था, देन उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ था, आई लव महादेव, है ना, ऐसा यहाँ पे काशी में शायद इन लोगों ने निकाला था। तो ये चीज़ है कि रिलीजन का जो प्रोसेस है और सेलिब्रेशन है ना वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेशन takes many lead to conflict। The government, particularly the police, play an important role in getting representative concerned community to meet and try to arrive a सॉल्यूशन। तो ये मेनली पुलिस का काम होता है कि वो एक कोई सॉल्यूशन निकाले ताकि ऐसे कन्फ्लिक्ट ना होए। एट द टाइम देयर आर द फियर दैट द वॉलेंट में इरप्ट विद द पीपल थ्रोइंग स्टोन्स ऑन ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द, वही पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, बहुत जगह पे लोग पत्थरबाजी भी करने लगते हैं ना, तो उन सब चीज़ों को सही करने के लिए पुलिस होता है। रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट। रिवर भी है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो स्टेट का। जैसे हम एक अभी देखेंगे ना, हमारा कर्नाटका और तमिलनाडु में भी एक रिवर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। जैसे और फिर हमारा क्या है, कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी दो स्टेट के बीच में है। फिर गोदावरी का है, तो वो भी हमारा रिवर कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो ये भी कन्फ्लिक्ट है एक वाटर रिलेटेड, मतलब नदी रिलेटेड है। तो ये किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसे ही है कि रिवर भी हमारा सोर्स हो सकता है। द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर बिटवीन द डिफरेंट स्टेट में रिवर गो थ्रू द बिकमिंग द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू में द कावेरी वाटर, देखो कावेरी वाटर क्या है ना, डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड Tamil Nadu. The water is stored in Krishna Sagar Dam in the Karnataka, used for irrigation number of districts and meeting the need of the city of Bangalore. The water is stored in Mettur Dam in Tamil Nadu, is used for crop in the delta region of the state। तो वही है कि कावेरी का जो यहाँ पे बना हुआ है कर्नाटका में, जो
राजा सागर डैम है तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज होता है, और बेंगलुरु के लोगों को पानी देने के लिए। और जो मेत्तूर डैम है तमिलनाडु में कावेरी पे बना हुआ, वो क्रॉप के लिए यूज होता है। ठीक है। अ कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज द बोथ डैम्स आर सेम रिवर। कन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों डैम ना सेम रिवर पे हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ द वाटर रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में तमिलनाडु पड़ता है, तो वो से वहां पे सिर्फ पानी तभी पहुंचेगा जब यहाँ अप स्ट्रीम बोले तो जहाँ से नदी निकलती है ऊपर वाला एरिया, वहां से पानी छोड़ा जाए तभी जाके डाउन स्ट्रीम में आएगा। तो इसीलिए दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। देयरफॉर द बोथ स्टेट कांट गेट एज मच वाटर दे नीड। इससे क्या होता है कि बोथ स्टेट में वही है कि जितना पानी चाहिए उतना मिल नहीं पाता। ठीक है। फिर आपका क्या आता है? इक्वल एंड जस्टिस। इक्वल एंड जस्टिस में क्या है? वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल। इक्वालिटी जो है और जस्टिस जो है वो एक दूसरे से इंसेपरेबल है। The earlier practice of untouchability is now banned by laws. This group of people were denied education, transport, and medical facility, and even the chance of offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read out earlier in this book, and many other like him realized that the such practices must not continue, and that the justice can only be achieved when the people treated equally. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी थी, और अंबेडकर जी ने उसके लिए स्ट्रगल करा, उसके लिए फाइट करा, और कहा कि जब तक हम इक्वली इसको लोगों को ट्रीट नहीं करेंगे जो तब तक हम ना उनको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो जस्टिस और इक्वालिटी है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस। द गवर्नमेंट ने और इसको माना और स्पेशल प्रोविजन बनाए इन ग्रुप के लोगों के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। वैसे सिमिलरली हम देखेंगे कि बॉय चाइल्ड की वैल्यू ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, और गर्ल चाइल्ड की वैल्यू कम है। तो यही आपको शो करते हैं इनइक्वालिटी। तो अगर इन दोनों में एक जस्टिस दिखाना है कि हाँ इन लोगों के साथ जस्टिस हुआ, तो दोनों को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये था आपका 4th चैप्टर। ठीक है। जिसमें आपका डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, और उसके मीन्स, उसके की पॉइंट्स क्या हैं डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट इज गवर्नमेंट, हाँ यूनिट 3 गवर्नमेंट चैप्टर था ये। तो इसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, और गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो हमने पढ़ा, और पीपल का पार्टिसिपेशन कैसा है वो हमने पढ़ा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका यूनिट 3 जो कि लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हम नेक्स्ट आपके वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप एक दो बार और इस वीडियो को रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो रेलिवेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए प्लीज़ रीड एंड रिवाइज, लाइक शेयर एंड